नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की रक्षा को लेकर कुछ कड़वी बातें आज आपको बताने वाला हूं। आज को ये पता चलेगा कि इस देश में किस तरह से हम सबका ये शून्य हो चुका है। हम सीमा में उलझ जाते हैं, हम कहीं और उलझ जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे को इस पूरी जाल में उलझा कर और किस तरह से कैसे खेल हो रहे हैं आपको आज समझने को मिलेगा। आज आप जानेंगे कि किस तरह से ये देश लगातार एक मानसिक दास्ता में घुस चुका है। हम एक सामूहिक वशीकरण का शिकार हो चुके हैं और हमारा दिमाग अब चलना बंद हो गया है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। दिमाग की कुछ पुरानी बातें फिर खोलेंगे, कुछ तथ्य फिर रखेंगे और उनके ज़रिए कुछ आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं अभी आया। कभी आप किसी दुकान पर कपड़े खरीदने गए हैं, किसी पुरानी परंपरागत दुकान पर साड़ियाँ खरीदनी हो या कुछ करना, दुकान वाला तुरंत जहां आप बैठे हैं उस कुर्सी पे कुछ भी ना रखा हो तब भी थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर देगा, कहेगा आइए बैठिए। और सबसे पहली बात होगी, भाई साहब क्या मंगाऊं, चाय मंगाऊं, कॉफ़ी बनाऊं, कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं, क्या लेंगे आप? अपने दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी को दिन में 2 बार चाय पिलाएगा, उससे ज़्यादा बार नहीं पिलाएगा। लेकिन आप जाएंगे तो आपके लिए चाय कॉफ़ी सब पूछेगा, क्योंकि आप उसके ग्राहक हैं और आप उसको मोटा बिजनेस देने वाले हैं। आपके कपड़े लत्तों से अगर उसको लग गया कि आप जो उसके पास शॉपिंग करने आए हैं वो किसी शादी की शॉपिंग करने आए हैं, वेडिंग की शॉपिंग करने आए हैं, तब तो पक्का ही आपका आदर सत्कार इतना करेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपसे पैसे कमा सके इसलिए वो खुद साड़ियाँ पहनकर दिखाता है और वो तो उसका वश नहीं चलता, वरना वो डांस करके दिखा दे। क्यों? क्योंकि उसको आपसे बिजनेस मिलने वाला है। अगर मैं आपको अचानक पूछूं कि 96,000 करोड़ में कितनी बिंदियाँ होती हैं तो आप बता नहीं पाएंगे। 96,000 करोड़ वो रकम है जिससे इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का जीवन संवारा जा सकता है। एक व्यक्ति पर अगर आप 96,000 रुपये खर्च करें तो 1 करोड़ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि इस देश के इससे कई गुना लोगों की आमदनी भी कुल 96,000 नहीं है। 32 रुपये रोज़ाना के नीचे वाले लोग गरीबी की रेखा में आते हैं और गरीबी की रेखा में कितने लोग हैं ये जानना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। इस देश की बड़ी आबादी है, यानी 96,000 करोड़ में रुपए वो रकम है जो अगर आप एक आदमी को 96,000 रुपये दें, यानी 1 लाख रुपए से थोड़ा कम, तो 1 करोड़ लोगों को ये रकम दी जा सकती है। इससे कितने मकान बन सकते हैं जोड़ लीजिए, कितने बच्चों को शिक्षा मिल सकती है, कितने स्कूल बन सकते हैं, कितनी सड़क बन सकती है, जोड़ लीजिए। और अगर ये रकम लेकर आप किसी दुकानदार के पास पहुंच जाएं खरीदारी करने, तो वो क्या करेगा? क्या वो आपको साड़ी के दुकानदार की तरह चाय पिलाएगा? नहीं, वो आपके सामने वो सारे के सारे उपक्रम करेगा जो आपको पसंद आए। आप बोलेंगे भाई ऐसा है कि मैं 96,000 करोड़ रुपए की परचेजिंग कर रहा हूँ, मेरी लाल किले से लेकर चांदनी चौक तक एक शोभा यात्रा निकाल दो जिसमें इस रोड के दोनों तरफ हज़ार लोग खड़े हों और मेरे ऊपर फूल चढ़ा रहे हों, तो वो तुरंत निकाल देगा। अगर ऐसा है और ये सही है तो एक बात समझ लीजिए कि ये जो विश्वव्यापी सम्मान हो रहा है भारत का, इसके पीछे ये जो चील कौए वाले हथियारों के व्यापारी हैं ना, जो मौत के सौदागर हैं, एक एक हथियार से निकला हुआ एक एक बम कितने लोगों की जान ले लेता है ये छिपाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने रोज़गार छीन लेता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ज़िंदगियां तबाह करता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में यूक्रेन से जान बचाकर हमारे बच्चे लौटे हैं। हथियार यानी दुनिया का सबसे गंदा सौदा, और वो सबसे गंदा सौदा जो है उसमें अगर आप बाज़ार में घूम रहे ग्राहक हों तो अनगिनत देशों का सर्वोच्च सम्मान आपको मिल जाएगा। उन देशों में जितनी 26 जनवरी जैसी परेडें होती हैं उनमें आप शामिल हो सकते हो। वो आपको सलामी दिलवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे। लेकिन ये जो 96,000 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, ये आप उन लोगों का पेट काट कर खर्च कर रहे हैं
कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैं आपको 2 वीडियो में बता चुका हूँ, दोहराव हो जाएगा। जो लोग हैं मेरे, बहुत सारे, ज़्यादातर लोग नियमित ही सुनते हैं। तो अब आप समझिए कि फ्रांस से आपने 96,000 करोड़ रुपए के सिर्फ 26 जहाज खरीदे हैं। और जब आप 26 जहाज 96,000 करोड़ रुपए के खरीदते हैं तो वहाँ के सारे अखबार, ला मोंटे से लेके ला फिगारो तक, दिन रात भारत पर और मोदी जी पर हमले कर रहे हैं। उनके बावजूद फ्रांस रेड कारपेट बिछा रहा है, क्योंकि 96,000 करोड़ रुपए का मोटी आसामी ग्राहक आया है। आपके देश के मणिपुर पे यूरोपियन यूनियन की संसद चर्चा करती है, लेकिन फ्रांस पलक पावड़े बिछाता है, क्योंकि 96,000 करोड़ रुपए का ग्राहक आया है। और इस ग्राहक की पूरी दुनिया में धूम है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया में लोग हथियारों की संख्या कम करने की बात कर रहे हैं, डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, चाहते हैं हथियारों की होड़ खत्म हो, उस दुनिया में भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर आप डाटा देखें तो सबसे बड़ा इंपोर्टर, ये सिप्री की रिपोर्ट है, भारत है, जिसमें 5.6 बिलियन यानी 6 अरब डॉलर के हथियार हम लोगों ने खरीदे हैं। और ये मार्केट शेयर है 13.6%। यानी हम खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं। चंबल वाला हाल है, अभी चंबल का किस्सा सुनाऊंगा। सऊदी अरब ने 5.3 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। वहाँ की संपन्नता अलग है, वहाँ गरीबी नहीं है, वहाँ भुखमरी नहीं है, वहाँ अशिक्षा नहीं है, वहाँ कुपोषण नहीं है, वहाँ बच्चे भूख से नहीं मरते, वहाँ बच्चे अंडरवेट नहीं हैं। और वो 12.9% का खरीदार है। तीसरे नंबर पे इजिप्ट है, जो 4.3 अरब डॉलर का खरीदता है, और वो उसका शेयर 10.5% है। ऑस्ट्रेलिया 3.4 अरब डॉलर के हथियार खरीद रहा है, जिसका नंबर चौथा है, 8.3% हथियार वही खरीदता है। इसके अलावा 5वें नंबर पर चीन है, जो 8.1% दुनिया के हथियार खरीदता है। अब इजिप्ट हो, सऊदी अरब हो, ऑस्ट्रेलिया और चीन हो, वहाँ की आप सामाजिक आर्थिक दशा देखिए और भारत की देखिए। अगर देश की गाड़ी कमाई हथियारों पे खर्च करके आप चुनावों से पहले अपना कद महान बना लेने के रास्ते पर निकल पड़े हैं, तो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस आंकड़े को और आगे लेकर चलें, तो जहां हम इतने हथियार खरीद रहे हैं, वहां ऐसे देश हैं जो हथियार बेचकर माल छाप रहे हैं। उसमें सबसे ऊपर के जो देश हैं, उसमें एक अमेरिका है, जो 151 अरब डॉलर के हथियार बेचता है। 39% का उसका मार्केट शेयर है। इसीलिए वो पूरी दुनिया में आग लगाता रहता है, लड़ाता रहता है, झगड़े कराता रहता है। यूक्रेन में करा दिया, ताइवान की तैयारी है, हमको भड़का रहा है, चीन के खिलाफ तैयार हो जाओ। और उसका यही काम है। दूसरे नंबर पे रूस है, 53 अरब डॉलर के हथियार वो बेचता है और उसका 13% मार्केट शेयर है। फ्रांस तीसरे नंबर पे 8.3% का उसका मार्केट शेयर है, 33 अरब के हथियार वो बेचता है। चीन भी एक्सपोर्ट करता है 24.8 अरब के हथियार और 6% उसका मार्केट शेयर है। जर्मनी का मार्केट शेयर जो है 21.6% है और ये 21.6 अरब के हथियार बेचता है जर्मनी और 5.2% इसका मार्केट शेयर है। अगर आप चीन को देखें तो चीन का जो एक्सपोर्ट है वो 24.8 अरब डॉलर का हथियारों का, जबकि वो खरीदता है केवल 3.3 अरब डॉलर के हथियार। तो अगर आप हथियारों से ट्रेड डेफिसिट देखें तो जितने के वो हथियार दुनिया को बेचता है, उसके 1/3 के आसपास ही हथियार वो दुनिया से खरीदता है। वो टॉप 5 बेचने वालों में भी है। हमने 1500 करोड़ रुपए के कुल हथियार बेचे हैं, जिसपे सारे मीडिया ने हेडलाइन लगाई थी कि रिकॉर्ड बन गया भारत का, रिकॉर्ड आर्म्स एक्सपोर्ट। अरे भैया, साल के साल हथियार की बिक्री, जाहिर बात है, दाम भी बढ़ता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हालत ये है। अब आते हैं कि ये हथियार जब बिकते हैं तो क्या करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी कोई डील होती है तो गोबर भी उठता है तो मिट्टी लेकर उठता है। अगर आप पता करेंगे तो जो हथियारों की दलाली है पूरी दुनिया में,
हथियारों की दलाली में, अब ये हमारे हथियारों में दलाली नहीं होती है ऐसा महान बयान मैं दे सकता हूं, क्योंकि यही देना सुरक्षित है। हम बगैर किसी सबूत के नहीं कह सकते कि दलाली हुई है, लेकिन हम ये जानते ज़रूर हैं कि दलाली के बगैर कोई हथियार का सौदा नहीं होता है। इसी प्रोग्राम में हम समझेंगे कि दलाली कितनी बड़ी हो चुकी है। एक एस्टीमेट के अनुसार जो हथियारों की कुल बिक्री होती है उसका 40% दलालों में बढ़ता है। 40% दलालों में बढ़ता, यानी भारत ने जो हथियार खरीदे हैं 5 अरब डॉलर के, उसमें से 2 अरब डॉलर तो आप ये मान के चलिए कि वो दलाली में बंटा होगा। ये अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके कोई फिक्स फिगर कहीं पर नहीं है। दुनिया में अलग अलग केस स्टडीज़ हैं, कहाँ कितने हथियार, कहाँ कितने, क्योंकि इसकी दलाली आसानी से साबित नहीं होती है। राफेल वाला घोटाला उठा था हमारे देश में, उस पर बहुत सारी बातें हुई, आज भी उसमें कई अनुत्तरित सवाल हैं। अनिल अंबानी को इतना बड़ा ठेका मिला वो विमान भारत में मेंटेन करने का। 10 दिन पहले कंपनी बनाई है उन्होंने मोदी जी के जाने से पहले। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसको मेंटेन करने वाली थी, और पता चला कि लास्ट मोमेंट पे अनिल अंबानी को उसका ठेका मिल गया। वो दिवालिया बिजनेसमैन, उसको ठेका मिल गया। तो ये सब ऐसे ही नहीं मिल जाता है। उसकी ऑफशोर कंपनियाँ, उसकी दलाली, उसका लेन देन, सुशेन गुप्ता, सब बता चुका हूँ 2 दिन पहले, और इस पर ज़बरदस्त जाँच चल रही है फ्रांस के अंदर। बहरहाल 40% के करीब दलाली है। मैं आपको कुछ बयान बता रहा हूं जो इसी सरकार के रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनके बयान हैं। उनको पूरा संघ परिवार, पूरी बीजेपी बेहद ईमानदार नेता मानती है, और उनका ये कहना था, उनका एक इंटरव्यू है जो मुझे मिला, पुराना इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है जिन्होंने रक्षा सौदे करके अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं। ये बयान था उनका। ये दरअसल वो एक भाषण देने गए थे। एक मीडिया कंपनी ने अपने यहाँ जो आजकल आयोजन नहीं करते रहते हैं साल में 10-12 अलग अलग तरह के कंक्लेव टाइप के, वो एक कमाई का अलग मेथड है। उसमें कुछ बैक स्टेज सेटिंग वेटिंग भी लोग करवाते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि लोग बंगले बना लिए छोटे छोटे हथियारों की दलाली में से, राइफल के ख़रीदने बेचने में। और वो ये कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री कि वो डिफेंस एजेंटों को दलाल नहीं मानते हैं, कंपनियों का प्रतिनिधि मानते हैं, और हम ऐसी पॉलिसी बनाने वाले हैं जिसमें हम इन लोगों के ऊपर जुर्माना भी करेंगे अगर दलाली दी तो, और इसको ऑफिशियल बना देंगे, इतने रुपए फीस लगेगी, आप करिए, लेकिन दलाली नहीं होगी। ये बयान है 2015 का। तब से ये जो पॉलिसी आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। पर्रिकर वापस गोवा चले गए। लेकिन और मैं आपको बयान बताता हूं पर्रिकर ने भारत में हथियारों की दलाली के बारे में क्या विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने कहा कि वो सरकारी प्लेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो प्लेन मुझे मिल रहा है उसको सेना में इस्तेमाल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो बहुत सारे सूत्रों ने बताया कि पर्रिकर हथियारों की लॉबी से बहुत डरे हुए थे, और वो इसी वजह से हर समय सावधान रहते थे कि उनकी कहीं जासूसी ना हो जाए। उन्होंने एक बयान में कहा था कि हम जो है, मैं दिल्ली में किसी से दोस्ती नहीं करता हूं, क्योंकि दिल्ली में मैं दोस्ती करूंगा तो कुछ नहीं पता कि वो व्यक्ति कहीं हथियारों का दलाल ना हो। और वो कहते थे कि मैंने कई मामलों में पूछताछ की है, फाइलों के लिए मैं लिखे हुए रिमार्क पढ़े हैं, कीचड़ में उतरे बगैर कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, और मैं किसी भी मामले को पास करने से पहले घंटों घंटों तक पढ़ता हूँ। ये पर्रिकर का बयान था। और उन्होंने कहा मैं काजल की कोठरी में जाने से नहीं डरता, और वो काजल की टोकरी बाहर आ जाऊंगा, स्नान कर लूँगा, साफ था साफ रहूँगा। ये उनका बयान था। ये किसका बयान था? पर्रिकर का। पर्रिकर ने क्या कहा था? हम पॉलिसी लाएंगे। क्या पॉलिसी लाएंगे? दलाली को लीगलाइज कर देंगे और एक फीस लगा देंगे कि इतना पैसा सरकार में जमा करो। हुआ क्या? नहीं हुआ। पर्रिकर कहाँ हैं? गोवा वापस भेज दिए गए थे। उसके बाद से उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। भारत के 2 डिफेंस मिनिस्टर थे जिनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ और आखिर में वो बच नहीं सके। दोनों ही डिफेंस मिनिस्टर बहुत ज़्यादा वाचाल थे, बहुत अच्छी बातें करते थे। पर्रिकर हों या अरुण जेटली हों, खुलकर बोलते थे। और आप देखिए इत्तेफाक कि हमारे देश में 3 डिफेंस मिनिस्टर हुए हैं।
अभी तक उसमें से 2 जो हैं वो दुनिया में नहीं हैं, और दोनों ने ही दलाली के खिलाफ बहुत मजबूत अपना प्रतिरोध रखा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी मृत्यु से इसका कोई संबंध है, लेकिन ये ज़रूर है कि दिल्ली से जाने के बाद पर्रिकर जब दिल्ली छोड़ के गए वो लगातार बीमार रहे, और कई बार ऐसी स्थितियाँ कि वो ऑक्सीजन लगा कर भी काम करते थे। रफ़ाइल वाले मामले में बातें आई, उनके एक सहयोगी ने बयान दिया कि उनके बेडरूम में रफ़ाइल की फ़ाइल पड़ी हुई हैं, राहुल गांधी उनसे मिलने जाते हैं, मिल के आते हैं, उसके बाद कुछ फ़ाइलों के हिस्से द हिंदू में छपते हैं, वो सब बातें हैं। तो मुझे एक बात बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे दलाली होती है, स्थापित सत्य है कि भाई हथियारों में दलाली होती है। भारत देखते देखते दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सौदागर बन जाता है, कोई चर्चा नहीं होती है। राफेल पे सवाल उठता है, कोई चर्चा नहीं होती है। क्या अचानक इस देश के सारे राजनेता दूध के धुले हो गए हैं? सारे हथियार दलाल संन्यास लेकर चले गए हैं योगी जी के जैसे, वो एनकाउंटर के डर से सारे अपराधी जो है जेल में बंद हो जाते हैं? क्या हुआ है? क्योंकि हम सोशल मीडिया ने हमको गुलाम बना लिया है। हमने वो सब देखना ही छोड़ दिया है जो कभी हम आसानी से देख लिया करते थे। क्या इस देश के नागरिकों को ये नहीं मानना चाहिए, ये नहीं मांगना चाहिए, ये उनका मसला नहीं होना चाहिए कि भैया हथियारों की डील कर रहे हो तो उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाओ, देश के नागरिकों को भी बताओ कितने का खरीदा, क्या खरीदा, कौन सी बात कर रहे हो, और आपकी डील इतनी महान थी। तो फ्रांस जब जाते हैं मोदी जी, तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है उसमें राफेल एम जो आने वाले हैं उनकी खरीद को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता है? इसलिए कि स्टेटमेंट निकलेगा तो फ्रांस में बवाल होगा। आप सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं जिस व्यक्ति को, वो उसकी आपके साथ में डील करीब करीब फाइनल हो गई है। ये बयान कौन सी कंपनी दे रही है? वो कंपनी जो वहाँ से राफेल बेचती है। यानी दशा को पता है, लेकिन सरकार स्टेटमेंट नहीं दे रही है क्योंकि उसको पता है कि ये स्टेटमेंट देंगे तो कंट्रोवर्सी हो सकती है, फ्रांस में उनका विरोध हो सकता है और भारत में भी मसला उठ सकता है। हालत ये है कि इस देश में अगर आप इनके बयान को छोड़ दें तो बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की डिफेंस की क्षेत्र में इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि दलालों का बोलबाला बहुत ज़बरदस्त है। हमारे देश में हम लाइफ सेविंग जैकेट जो होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी नहीं बना पाते हैं। हमारे देश में जो बुलेट प्रूफ जैकेट हम बनाते हैं, जो स्टील कोर वाली होती है, उसमें अंदर स्टील होता है, उसको भी हमें ख़रीदना पड़ा है और बार बार ख़रीदते आ रहे हैं। अभी फिर हमने 2022 में दिसंबर में इसको लेके टेंडर निकाले थे और इसमें ग्रेड 4 के हम लोग जो है वो ख़रीद रहे थे। तो क्यों हमको जैकेट ख़रीदने पड़े? क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिसमें DRDO ने, जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, उसने कुछ जैकेट बनाए थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा उसने कुछ विमान भी बनाए थे, वो भी रिजेक्ट कर दिए गए। और तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे, दरअसल देखिए भ्रष्टाचार सब जगह, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो डेवलपमेंट में लगे होते हैं, हथियार लॉबी उनको भी रोक सकती है कि भाई आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो चाहिए ले लो। और दूसरा, अगर ज़्यादा दिमाग लगाओगे, आपका बॉस भी मुझसे मिला हुआ है, सस्पेंशन करा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में जो फार्मा लॉबी है और दूसरा जो हथियार लॉबी है, इन दोनों लॉबीज़ को बहुत दुर्दांत लॉबी माना जाता है। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि भैया हम तो शांति वाले थे, हम तो विश्व शांति की बात करते थे, हमने दुनिया भर की जो विश्व शांति की, मैं अभी डिटेल में जाऊंगा और लंबा हो जाएगा, कौन कौन सी ट्रीटी आप साइन कर चुके हैं, दुनिया भर में आप शांति के लिए कई समझौते कर चुके हैं। आपने लाहौर पैक्ट किया अटल जी ने पाकिस्तान के साथ कि हम दोनों बैठकर शांति से अपने मसलों को सुलझाएंगे। इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया। हम तो शांति ही शांति वाले हैं, लेकिन अब हम हथियार खरीदने पर निकल पड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा ऐसा मसला है जिस पे आप बोल नहीं सकते, क्योंकि आप बोल पाएंगे ही नहीं, और दुनिया में इस बात को किसी भी लॉजिक से साबित नहीं किया जा सकता कि आपके देश को कितना खतरा है, कितना नहीं है। अगर मुझे ख़रीदना है, मैं ख़तरा दिखा दूंगा, मैं माहौल बना दूंगा, सोशल मीडिया से माहौल बना देगी और आप खरीदने के लिए निकल पड़ेंगे। बहरहाल ये जो स्थिति है, इस स्थिति को हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारे देश को क्या चाहिए। हमारे देश को बच्चों को शिक्षा चाहिए,
सबको शिक्षा चाहिए। शिक्षा के लिए ये नहीं चलेगा रिजर्वेशन हो गया, इन बच्चों को मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। क्यों भैया, सबको मिलनी चाहिए। आप पर्याप्त कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ। सस्ती शिक्षा चाहिए, बल्कि मुफ्त शिक्षा चाहिए। ये जो पैसे आप लुटा रहे हो, एक ही डील में 96,000 करोड़ रुपए, इससे पहले भी आपने राफेल खरीदे थे, लगातार आप खरीदते रहते हो, आप पनडुब्बी खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो। तो ये जो खर्चा है, ये खर्चा हमको इस देश की बड़ी प्रायोरिटी पे चाहिए, हमारे देश के गरीबों के लिए चाहिए, हमारे देश के अंदर शिक्षा सबको चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। रोजगार में रिजर्वेशन नहीं चाहिए, सबको नौकरी चाहिए, रिजर्व अनरिजर्व सबको। सबको सेहत चाहिए, ये कार्ड वार्ड पकड़ा देते हैं उससे नहीं चलेगा, जो कहीं चलते ही नहीं। तो कुल मिला के प्रायोरिटी होनी चाहिए। कुपोषण से बच्चे आपके शिकार हैं, गरीबी आपके देश में ज़्यादा है, भूखमरी आपके देश में है। धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो, दुनिया अपना पहुंच चुकी है, आधी कर चुकी है, आप धीरे धीरे चल रहे हो। चीन कब से गरीबी की रेखा से सबको ऊपर निकाल लाया, उसके देश में कोई गरीबी नहीं है। और हम जो है वो इस पूरे के पूरे तंत्र में उलझे हुए हैं। बड़ा सीधी सी बात है, अपना काम जनता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। मेरा प्रचार हो जाए, मुझे बहुत अच्छे से पब्लिसिटी मिल जाए, उस पब्लिसिटी के बेसिस पे मैं फिर चुनाव जीत जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे यहाँ जहाज खरीदूंगा, मुझे महान बनाओ। वो हाउडी मोदी कर देंगे, वो हाउडी ट्रंप कर देंगे, और हम सब लोग इस तरह से देखा जाए तो ये हम लूट रहे हैं। ये पैसा कहीं ना कहीं हमसे टैक्स के तौर पे लिया गया है, जो जगह अलग अलग जगहों पे दुनिया भर का टैक्स बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया जा रहा है, ये सब पैसा वहीं से तो आ रहा है ना। जब आप कहते हो कि पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा, तो कहते थे सड़क बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं, लेकिन पैसा तो यहाँ खर्च हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने की हमारे देश को ही ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हथियार खरीदने से जो दुनिया भर के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो खुश होते हैं। अरे दोस्ती करो तो ऐसे ही करो कि आप एक भी हथियार ना खरीदो, तब भी आपसे दोस्ती करें, तब सलाम दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।